तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शीतल गुप्ता एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन 247। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक के बारे में चर्चा करेंगे। सो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। जिन्हें ऑर्गेनिक का ओ भी नहीं आता होगा उन्हें इस वीडियो को देखने के बाद या आने वाले सीक्वेंस में वीडियो जो आएंगे उन्हें देखने के बाद आपकी अच्छी कमांड हो पाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। शो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन अधिकतर स्टूडेंट्स को इन टॉपिक्स से डर क्यों लगता है या केमिस्ट्री के इस पार्ट से क्यों डर लगता है? क्योंकि आपको या तो प्रॉपर क्लासेस नहीं मिल पाती या फिर आपका इतना डर या पूर्वाग्रह बन चुका है मन में कि हमें दिक्कत होती है और कार्बनिक रसायन कठिन है। देखिएगा, जादू की तरह, मजाक की तरह इसे आप देखेंगे और ऐसा लगेगा कि हमें कुछ चीजें ऐसी सीखने को मिल गई हैं जो हमें पहले से बिल्कुल भी नहीं आती थी। सो कार्बनिक रसायन में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? कार्बन व कार्बन के यौगिक का हम अध्ययन करते हैं। कार्बन या कार्बन के यौगिक का अध्ययन करते हैं, मतलब जो भी चीज होगी कार्बन और कार्बन के बीच की होगी, जो कंपाउंड होगा वो कार्बन और कार्बन के बीच का होगा। अब ये कार्बन एक नई चिड़िया का नाम आ रहा है। चलिए इसके बारे में बेसिक चीजें जान लेते हैं। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 6। परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो होता है 12। अब इसका सीन क्या है? कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। प्रोटॉन कितने होते हैं? 6। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 6। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। ये परमाणु द्रव्यमान क्या चीज होती है? आपको पता होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। ये परमाणु क्रमांक क्या चीज होती है? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है, वीडियो को दोबारा देखिएगा। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु द्रव्यमान है। तो होपफुली आपको ये परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान वाला कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। ये इसकी बाह्यतम कक्षा है। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 2 s उपकोष में, 2 p उपकोष में। अगर इसको अपना अष्टक पूरा करना है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। यहां पे लिख देते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब देखिए, अगर आप किसी चीज को सिर्फ एक नजरिए से देखते हैं तो वो देखना गलत है। 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए या 4 इलेक्ट्रॉन दान कर देना चाहिए? दान कर देना चाहिए। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है तो पहली कक्षा और इसका अष्टक कंप्लीट कहलाएगा, मतलब परमाणु स्थायी हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले और अपना अष्टक पूरा कर ले। लेकिन मजे की बात तो यह है कि ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दान करता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो आखिर क्या करता है कार्बन और किस तरह से अपना कंपाउंड बनाता है, किस तरह से यौगिक बनाता है? उसके पहले छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं कि कार्बन के अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट और C60 फुलरीन, ये कार्बन के अपर रूप है। कार्बन वास्तव में क्या है? अधातु है। तो जो हम बेसिक चीजें पढ़ ही रहे हैं तो ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, 4 इलेक्ट्रॉन ना तो ये ग्रहण करता है और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन दान करता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 4 माइनस बनेगा या 4 माइनस बनेगा। C4- इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, क्योंकि ये देखिए कोई भी परमाणु होता है सामान्य अवस्था में उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है? कार्बन के नाभिक में, यहां पे देखेंगे, कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन है और कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं कक्षाओं में? 6। तो ये 6 प्रोटॉन ने
6 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रखा है। अगर आप कहीं से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, आपने एक इलेक्ट्रॉन लिया प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास संख्या किसकी बढ़ी? इलेक्ट्रॉन की, तो आप पर सिर्फ एक माइनस आएगा। आपने एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो आपने कितना इलेक्ट्रॉन लिया? 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास एक्स्ट्रा आ गए। आपके पास नाभिक में कितने प्रोटॉन है? आपके पास नाभिक में 6 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6, एक 7, एक 8। 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को तो संभाल रखा है। कितने इलेक्ट्रॉन नहीं समझ पा रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास 2 माइनस आएगा। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो अब आपके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? आपके पास हो गए शायद 9 इलेक्ट्रॉन। समझिएगा मेरी बात को, कुल इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा हूं मैं, अभी बाहरी कोश की बात नहीं हो रही है। तो आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। आपके पास प्रोटॉन कितने? 6 ने 6 को संभाल लिया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3 इलेक्ट्रॉन, तो आप पर 3 माइनस आएगा। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया, तो आप पर कितना आ जाएगा? 4 माइनस आ जाएगा। और कार्बन ये कोई भी क्रिया नहीं करता कि वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 4 माइनस कर दे। अब देखिए सिमिलरली, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इसके पास कुल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना, बैलेंस कर पाना संभव नहीं है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। दिक्कतें आ रही हैं अगर समझने में, तो वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे देखिए और चीजें समझ आती जाएंगी। अब देखिए होता क्या है, कार्बन 4 माइनस तो नहीं बनाता, 4 माइनस तो नहीं बनाता, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो नहीं करता है, 4 इलेक्ट्रॉन दान भी क्यों नहीं करता, ये भी देखते हैं। तो देखिए यहां पे थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर देता हूं। कार्बन की ये पहली कक्षा, कार्बन की ये दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। अब समझिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ऊर्जा देनी पड़ती है। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, यहां पे देखते जाइएगा कि नाभिक में प्रोटॉन जो है यथावत है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6। इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। अगर आपने एनर्जी दी, अगर आपने ऊर्जा दी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो आपके पास पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया आपने, आपके पास बचे 5 इलेक्ट्रॉन। नाभिक में है 6 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को, इनके बीच का जो आकर्षण होता है, एक प्लस और माइनस के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। तो 6 प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हुई, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो इनके बीच आकर्षण बल कैसा होगा? मजबूत होगा। अगर मान लीजिए आपने थोड़ी और ज्यादा एनर्जी दी, यहां से एक इलेक्ट्रॉन और माइनस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और माइनस होने से आपके पास कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं? 6। प्रोटॉनों की संख्या में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, आकर्षण और भी मजबूत होगा। मैंने आपसे जिक्र किया कि प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण होता है। चलिए ठीक है, आपने थोड़ी सी और ज्यादा एनर्जी लगाई, क्योंकि आकर्षण बल मजबूत होता है, और जब आकर्षण बल ज्यादा मजबूत हो गया, तो आपको जो देने वाली ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जो आप ऊर्जा दे रहे हैं, वो और ज्यादा बढ़ानी पड़ जाएगी। तो आपने और ज्यादा एनर्जी दी, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन और माइनस हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास बचे। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या यथावत है, 6 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मुकाबले प्रोटॉन की संख्या डबल हो गई। अब सोचिए, आपके बराबर का कोई बंदा इस साइड पे और इस साइड पे, और आपको जितना बल आपके अंदर है उसी बल से आपको पकड़ रखा है दोनों ने, तो क्या आप छूट पाएंगे? मतलब कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को कस करके पकड़ रखा है, और अब आप कितनी भी एनर्जी दे दें, ये बंध इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो टूटने वाला नहीं है, इसलिए कभी भी C4+ भी नहीं बनाता है। C4- क्यों नहीं बनाता इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके? क्योंकि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को संभाल नहीं पाएंगे। इधर जो 6 प्रोटॉन है 3 इलेक्ट्रॉनों को बहुत ज्यादा कस के पकड़ रखेंगे, और कितनी भी एनर्जी देगा वो बंध टूटेगा नहीं, और बंध टूटेगा नहीं तो आप बाकी का इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे। सो होपफुली C4+ क्यों नहीं बनाता, C4- क्यों नहीं बनाता, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए ये समझते हैं कि आखिर कार्बन करता क्या है, ऐसी कौन सी क्रिया करता है कि ये यौगिक निर्मित कर पाता है। तो अपन चर्चा कर रहे थे कि कार्बन ऐसा क्या करता है जिससे उसका अष्टक भी पूरा होता है और उसके यौगिक भी निर्मित हो पाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज, कार्बन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से अपना अष्टक
पूरा करता है, पहली मेन इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, चूंकि यहां पे चूंकि आप समझ लीजिए मैथ वाला है, कार्बन के बाह्यतम कोष में, ये बाह्यतम समझिएगा, कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः कार्बन मैक्सिमम 4 बंध ही बना पाएगा, 4 बंध ही बना पाएगा। अब देखिए होता क्या है, कार्बन के बाह्यतम कोष की चर्चा कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। देखिए कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ पे आपने समझ लिया है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से अपना अष्टक पूरा करता है। अब कार्बन के पास भी एक ऐसा बंदा आ जाए जिसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए हो, और ऐसा बंदा आपको पता है, अगर आपने केमिस्ट्री में कदम रख लिया है तो हाइड्रोजन का नाम तो सुना ही होगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके पहुंच जाता है, और होता क्या है, इनके बीच ये बंध निर्मित होता है, इनके बीच ये बंध निर्मित होता है, इनके बीच ये बंध निर्मित होता है, और इनके बीच ये बंध निर्मित होता है। देखिए ये बंध निर्मित हो गया, ये कार्बन ने 4 बंध बनाए। इस चीज को दिमाग में बहुत ही बेहतर ढंग से बिठा के रखिएगा कि कार्बन अधिकतम 4 बंध ही बना सकता है, कार्बन अधिकतम 4 बंध ही बना सकता है, कभी 5वां या 6वां बंध नहीं बनाएगा। अब देखिए यहां पे कार्बन के बाह्यतम कोष की बात कर रहे हैं, 1 2, ये साझे के इलेक्ट्रॉन ये दोनों हाइड्रोजन के भी कहलाएंगे, और साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी कहलाएंगे। सिमिलरली इधर भी वही, इधर भी वही, इधर भी वही, चारों तरफ वही चीजें। तो कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, कुल मिलाकर 1 2 3 4 4 बंध बने हैं, और चारों बंध में 2 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का अष्टक पूरा हो जाता है। तो कार्बन बस सहसंयोजी बंध के माध्यम से, देखिए यहाँ पे साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों से, देखिए इन इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, जो साझेदारी करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं उनको हम बोलते हैं साझित इलेक्ट्रॉन, साझित इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसको हम बोलते हैं सहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध। अब चूंकि ये बंध अकेला है, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना है, तो हम इसे बोलेंगे एकल सहसंयोजी बंध। अब एकल बनता है तो आपके दिमाग में तो ये चीज भी आ गई होगी कि द्विबंध भी बनता होगा, यानी द्विआबंध और त्रिआबंध भी बनता होगा। किस कंडीशन में बनता है आइए देखते हैं। अगर हम ऑक्सीजन की चर्चा करें, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देते हैं 1s2 2s2 2p4। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कोष में आप 6 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6। बाह्यतम कोष की बात करें, इसी तरह से इस ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये भी कोई दूसरी दुनिया से नहीं आया। अब देखिए इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर रखा और पहला बंध बनाया। अब देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने आपसे निवेदन किया था कि साझेदारी के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन के भी कहलाएंगे, इस ऑक्सीजन के भी कहलाएंगे। जिस तरह से यहाँ पे साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी थे और कार्बन के भी थे, ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई। तो इसके पास 6 है तो अपने खुद के थे, साझे का एक और मिल गया 7। क्या बंध अष्टक पूरा हुआ? नहीं। तो यह ऑक्सीजन यहाँ पे अपना एक और इलेक्ट्रॉन रखता है, पर यहाँ से एक और बंध निर्मित करता है। अब साझेदारी के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4, जो इस ऑक्सीजन के भी हैं और इस ऑक्सीजन के भी हैं। इसके पास यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कुल मिला के इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, 4 साझेदारी के और 4 खुद के। तो ये समझ सकते हैं कि इस तरह से ये द्विआबंध बनता है। इसी तरह से त्रिआबंध की बात करें तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक नाम तो सुना ही होगा। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, 1s2 2s2 2p3। बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच, नाइट्रोजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3। इनको क्रॉस दर्शाते हैं इस तरह से। अगर ये साझेदारी करता है तो इस नाइट्रोजन के पास गिनिए,
1 2 3 4 5 ये 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ये साझेदारी होती है तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। अगर ये साझेदारी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसका स्टेप पूरा हो गया। सिमिलरली यहां से भी देखिए, नाइट्रोजन के पास 2 खुद के और 6 साझे, तो ये त्रिआबंध बन गया यहाँ पे। और त्रिआबंध कब बन रहा है आपका? जब आप 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। जब आप 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अगर आप 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तो द्विआबंध बनेगा। और अगर आप सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे तो यहाँ पे सहसंयोजी बंध बनेगा। वो कैसा? एकल, मतलब सिर्फ एक ही बंध बनेगा। यानी अगर बंध की बात की जाए, एकल बंध है तो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, द्विआबंध है तो 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, और अगर त्रिआबंध है तो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होना आवश्यक है। या यूं कहें कि 6 इलेक्ट्रॉनों की जब साझेदारी होगी तभी आपका ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। होपफुली आपको ये समझ आया होगा कि बंध कैसे बनता है, सहसंयोजी बंध कैसे बनता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आइए चलते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, जहां पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं और काफी टफ लगता है। ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सीरियस केस है ये बहुत ही सीरियस केस है और ऐसा लगता है कि हमसे बनेगा ही नहीं। सो आपकी इस गलतफहमी को दूर करते हैं। आइए हम IUPAC नामकरण सीखें, इसके पहले कार्बन के बंध को बैलेंस करना सीख लेते हैं। देखिए, कार्बन बॉन्ड, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मान लीजिए डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, और इसके बाद सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ है। तो हम ये जान चुके हैं कि कार्बन अधिकतम 4 बंध ही बनाएगा। इस कार्बन की बात करें तो इसने एक बंध इस कार्बन के साथ बना रखा है। इसके कितने बंध खाली हैं? 3 बंध खाली हैं, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे। इस कार्बन ने 2 बंध इधर बना रखे हैं, 1 बंध इधर, तो इसके पास सिर्फ एक ही बंध खाली है और उस बंध से जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 2 बंध इधर बना रखे हैं, इस कार्बन ने 2 बंध इधर बना रखे हैं, तो इसके चारों बंध कंप्लीट हैं। इस कार्बन ने 2 इधर बना रखे हैं, 1 इधर, तो इसके पास सिर्फ एक ही चांस है कि एक हाइड्रोजन इससे जुड़ सके। इस कार्बन ने सिर्फ एक बंध बनाया है, इसलिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगी। और यहाँ पे आप देख लीजिए CH3H के साथ, यानी हाइड्रोजन के साथ 3 बंध और एक कार्बन के साथ 4। इस कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ, 2 कार्बन के साथ, 2 1 3 और एक चौथा बंध। इस कार्बन के 2 बंध इधर, 2 बंध इधर, 4 बंध। इस कार्बन के एक तो खुद में बनाया हुआ हाइड्रोजन के साथ, दूसरा बना रहा है इस कार्बन के साथ, और 2 इधर बना रहा है इस कार्बन के साथ, तो कुल 4 बंध इसके। CH3 में देखें, CH3 यानी कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ 3 बंध बना रखे और एक बंध इधर बना रखा है। तो कुल इस तरह से देखते हैं, इसी तरह से आपको बैलेंस करना है। प्रैक्टिस आगे मैं करवाऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से नामकरण, ये किसी का आप नाम लिखते हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? श्रीमान या श्रीमती, फिर यहां पे उसका फर्स्ट नेम, यहां पे उसका मिडिल नेम, यहां पे उसका सरनेम, और यहां पे आप जी लगाते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि नामकरण कितने भागों में बढ़ गया। इसको हम बोल देते हैं ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। इस तरह से आपने देखा कि किसी का भी नामकरण नहीं, बल्कि ये कहें किसी के नाम लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए, वो 5 चरणों में पूरा होता है। इसी तरह से आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो IUPAC नामकरण है उसका भी इन 5 चीजों से पूरा संबंध है। कैसे? देखिए, जो सबसे पहले आएगा श्रीमान। श्रीमान को ना बोल के हम इसको बोल देते हैं 1 डिग्री पूर्व लग्न। दूसरी चीज, जो आपका फर्स्ट नेम है उसको हम बोलते हैं 2 डिग्री पूर्व लग्न। इसके बाद जो आपका मिडिल नेम है, यहां पर होती है आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला। इसके बाद ये जो सरनेम है, सरनेम में होता है आपका 2 डिग्री अनुलग्न। पहली बार में चीजें आपको थोड़ा सा कठिन लग सकती हैं, पर जैसे एग्जांपल करेंगे मक्खन हो जाएगी सारी चीजें। इसके बाद अभी जी के लिए बचा हुआ ये 1 डिग्री अनुलग्न कहलाता है। अब देखिए पूर्व लग्न। पूर्व लग्न क्या होता है? प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी। अब देखिए ये प्रतिस्थापी क्या चीज होती है। आप
CH4, आपने CH4 का नाम सुना होगा, CH4 मेथेन। इसका नाम मेथेन क्यों है हम ये भी बताएंगे, इसका नामकरण कैसे किया जाता है ये भी बताएंगे। जनरली देखते हैं कार्बन इस तरह से हाइड्रोजन से चारों ओर बंध बना के कुंडली मार के बैठा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई एक चीज आती है, इनमें से कोई एक चीज आती है और इसे हटाकर यहाँ पे खुद बैठ जाती है। या तो वो क्लोरीन हो सकता है, या तो वो फ्लोरीन हो सकता है, या तो वो ब्रोमीन हो सकता है, या फिर वो आयोडीन हो सकता है। और सिर्फ इस केस में नहीं, कहीं पे भी इन चारों बंध में से कहीं पे भी ये जाके अटैच हो सकता है, जुड़ सकता है। अगर फ्लोरीन जुड़ता है तो उसे पढ़ेंगे फ्लोरो, अगर क्लोरीन जुड़ता है तो उसे पढ़ेंगे क्लोरो, अगर ब्रोमीन जुड़ता है तो उसे पढ़ेंगे ब्रोमो, और अगर आयोडीन जुड़ता है तो उसे पढ़ेंगे आयोडो। 2 डिग्री पूर्व लग्न, यहां पर देखेंगे अगर मुख्य कार्बन श्रृंखला जो है अगर वो बंद होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब संरचना कुछ इस प्रकार की बन रही है, संरचना कुछ इस तरह की बन रही है कि आकृति आपको बंद होती हुई दिखाई दे, संरचना आपको बंद होती हुई दिखाई दे, तो उसके लिए लिखेंगे आप साइक्लो। साइक्लो कब लिखेंगे? लिखेंगे जब मुख्य कार्बन श्रृंखला रिंग की तरह हो, रिंग की तरह हो। अगर मुख्य कार्बन श्रृंखला रिंग की तरह है यानी मुड़ रही है, या त्रिभुज की आकृति, मतलब कुल मिला के ये कह दें कि वो बंद होती हुई दिखाई दे रही है, या बंद है, ठीक है, चारों तरफ से, या वो इस शेप में हो सकती है, या वो इस शेप में हो सकती है, या तो वो इस शेप में हो सकती है, ठीक है, तो किसी भी शेप में हो सकती है, किसी भी आकृति में हो सकती है। बट आपको ये देखना है कि अगर मुख्य कार्बन श्रृंखला रिंग की तरह अंगूठी कैसे होती है गोल, अगर वो आपको बंद होती हुई दिखाई दे रही है तो आपको सिर्फ ये वर्ड जोड़ना है साइक्लो। मुख्य कार्बन श्रृंखला में आपको कार्बन की संख्या देखनी है, कार्बन की संख्या देखनी है। अगर कार्बन एक है, एक कार्बन के लिए आपको लिखना है मेथ, 2 कार्बन है आपको लिखना है एथ, 3 कार्बन है आपको लिखना है प्रो, 4 कार्बन है आपको लिखना है ड्यूट, 5 कार्बन है आपको लिखना है पेंट, 6 कार्बन है आपको लिखना है एक्स, 7 कार्बन है आपको लिखना है हेप्ट, 8 कार्बन है आपको लिखना है ऑक्ट, 9 कार्बन है आपके पास तो आपको लिखना है नोन, और 10 कार्बन है आपके पास तो आपको लिखना है डेट। इस तरह से आपको ये सारी चीजें चलानी है, चीजों को देखते जाइए। 2 डिग्री अनलग्न में अगर कार्बन और कार्बन के बीच को बंध देखना है, अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर बंध सिंगल है तो उसको बोलेंगे एन, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। हमको इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझ के रखना है कि बंध हमको कार्बन और कार्बन के बीच का ही देखना है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का नहीं देखना है, ना तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का देखना है, बंध कार्बन और कार्बन के बीच का देखना है, वो भी मुख्य कार्बन श्रृंखला में। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो एन की जगह इन हो जाएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा आई। एक बार चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन बोलेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन बोलेंगे। चेक करने वाली चीज ये है कि कार्बन कहीं 5 बंध तो नहीं बना रहा, कार्बन के 3 बाहर बन रहे हैं, मतलब ये किसी से भी जुड़ सकता है, इधर से कोई भी चीज जुड़ सकती है, जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन ही जुड़ेगा। अब देखिए कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक ये और 3 इधर, इसके 3 इधर, एक इधर, 3 एक 4, 2 बंध बन रहे हैं, 2 बंध बाहर है, इस कार्बन के 2 बंध बाहर, 2 बंध अंदर, इस कार्बन के 3 बंध अंदर, एक बाहर, इस कार्बन के 3 अंदर और एक बाहर, कुल मिलाकर 4 बंध ही बनाता है। 1 डिग्री अनुलग्न में क्या आता है? क्रियात्मक समूह, जिसे हम फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। Fg का मतलब फंक्शनल ग्रुप, हिंदी में हम इसे क्रियात्मक समूह बोलते हैं, क्रियात्मक समूह बोलते हैं। क्रियात्मक समूह में जैसे आपने OH ले लिया, OH नाम इसका होता है एल्कोहल, एल्कोहल अगर क्रियात्मक समूह के रूप में 1 डिग्री अनुलग्न के रूप में लिखा जाएगा तो सिर्फ इसे लिखा जाएगा ऑल। तो ये आपको समझना है, C डबल बॉन्ड O, अगर ये इस तरह से है तो इसे हम पढ़ेंगे कीटोन, और अगर ये 1 डिग्री अनुलग्न के रूप में आता है तो इसे हम सिर्फ पढ़ेंगे ओन। ये चीज आपको समझनी है। चलिए एक बार इसे फिर से क्लियर करते हैं और इसके बाद कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स को देखने के बाद बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। सो प्रतिस्थापी के रूप में अगर फ्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो आता है तो
सबसे पहले उसे लिखना है। अगर आपको संरचना या मुख्य कार्बन श्रृंखला बंद होती हुई दिखाई दे रही है तो आपको साइक्लो वर्ड यूज करना है। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है उनके हिसाब से आपको ये नाम देना है। और फिर इसके बाद आपको देखना है कार्बन कार्बन के बीच में बंध कैसा है, या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन बोलेंगे, कार्बन के बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन बोलेंगे। मेरे साथ आप दोहराते जाइएगा। क्रियात्मक समूह बाद में देखेंगे, क्रियात्मक समूह बहुत सारे हैं और उनकी वरीयता क्रम के आधार पर भी देखेंगे। तो क्रियात्मक समूह अगर OH जैसे अल्कोहल जुड़ रहा है तो अपन सिर्फ ऑल यूज करेंगे। कीटोन जुड़ रहा है, कीटोन को ऐसे भी दर्शाया जाता है, ठीक है। अगर कीटोन जुड़ रहा है तो हम सिर्फ ओन वर्ड यूज करेंगे। कब? जब वो अनुलग्न के रूप में होगा, यानी सबसे लास्ट में जुड़ेगा। कहां पे? जी की जगह। तो इस तरह से ये बनता है। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो पहला एग्जांपल हमारे सामने मैं लेता हूं CH4। मैंने आपसे वादा किया था कि CH4 को मीथेन क्यों कहा जाता है, ये आपको समझने को मिलेगा। देखिए यहां पे इसकी संरचना देखिए, ये इस तरह से 4 हाइड्रोजन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। अब यहां पे सबसे पहले हमको ये फॉर्मूला यूज करना है कि 1 डिग्री पूर्व लग्न के रूप में फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, यानी कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है क्या इससे? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। आंसर है नो। संरचना बंद होती हुई दिखाई दे रही है। जब एक कार्बन है तो संरचना बंद कैसे हो सकती है? इसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? कार्बन की संख्या 1 है तो हम लिखेंगे मेथ, ठीक है। सिर्फ इस चीज के लिए कार्बन और कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे डबल कार्बन हो जाएगा तो फिर हम मेथ तो लिख नहीं पाएंगे। तो हम सिर्फ यहाँ पे बंध की तुलना करते हैं, बंध देखते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कैसा बंध है। सिंगल बॉन्ड है इसलिए मेथ धन एन, और आपको हिंदी में संधि करना पढ़ाया गया होगा। इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो ये बन जाएगा मेथेन। आपने इसकी संधि कर दी और ये इसका नामकरण, बताइए मेथेन बन चुका है। अब देखिए इसी तरह से एक संरचना है CH3 बॉन्ड CH3। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक बंध इधर बन रहा है। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन इधर जुड़े हैं, एक बंध इधर बना हुआ है। मतलब दोनों ने 4-4 बंध बना रखे हैं। देखते हैं पूर्व लग्न के रूप में कोई प्रतिस्थापी है क्या? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ऐसा कुछ जुड़ा है? आपका आंसर है नो। संरचना बंद होती हुई दिखाई दे रही है। ये संरचना बंद है या सीधी रेखा के रूप में है? तो आपका आंसर है सीधी रेखा के रूप में। जब सीधी रेखा के रूप में है तो साइक्लो वर्ड यूज नहीं करना है। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 1 कार्बन 2 कार्बन। 2 कार्बन है तो आप कौन सा यूज करेंगे? एथ, तो आपने लिख लिया एथ, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखेंगे कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बंध है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में ये मैं आपको एक बात बताता चलूं, ये जो बंध होता है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच नहीं होता, ना ही हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में होता है। ये वाला बंध, इस बंध की बात कर रहा हूं मैं। ये जो होता है बंध वो कार्बन और कार्बन के बीच में होता है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए लिखेंगे एन। अब देखिए आपके 1 डिग्री अनुलग्न के रूप में कुछ है, कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है OH या फिर कीटोन जैसा? नहीं। तो इस तरह से इसकी संधि कर दीजिए और ये बन जाएगा एथेन, ये बन जाएगा एथेन। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CH3। इस तरह से आपने एग्जांपल दिया। फिर से कोई पूर्व लग्न के रूप में फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो जैसा है आपके पास आपकी इस मुख्य कार्बन श्रृंखला में ऐसा कुछ है? आपका आंसर है नो। अगर आपका आंसर है नो तो फिर इसको छोड़ देना है। संरचना एक सीधी रेखा के रूप में है कि रिंग के रूप में है? तो ये संरचना या मुख्य कार्बन श्रृंखला जो भी आपकी है वो एक सीधी रेखा के रूप में है, इसलिए साइक्लो वर्ड यूज नहीं करना है। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करना है? प्रोप। चलिए 3 कार्बन के लिए आपने प्रोप यूज कर लिया। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंध है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करते हैं। इनकी संधि करा दीजिए, बधाई हो, प्रोपेन बन गया, ठीक है। तो इसको, इस संरचना को हम क्या नाम देंगे, या इसको हम क्या नाम देंगे? इस प्यार को क्या नाम दें? नाम देंगे प्रोपेन। होपफुली आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब देखिए कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, इसके बाद वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अगले वीडियो में बहुत सारे नाम देखने को मिलेंगे आप लोगों को और सीखने को भी मिलेगा बहुत सारी चीजें। तो चलिए चौथा नंबर है हमारे पास CH2 बॉन्ड CH2। इस तरह से ये सभी कार्बन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको बंध देख लेना है कि क्लियर है कि नहीं, जब आप एग्जांपल कर रहे हो तब, नहीं तो आपके साथ दिक्कतें हो सकती। कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ बंध बनाया हुआ है और 2 बंध अगल बगल के कार्बन के साथ।
सेम इसके साथ है और सेम चीज इसके साथ है। तो चलिए बंध की बात तो सही है कि कार्बन ने 4 बंध बनाए हुए हैं। इसके बाद इसका नामकरण करते हैं। इसमें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो जैसा कुछ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है, इसके बाद ये चेक करना है, इसके बाद ये चेक करना है, इसके बाद 2 डिग्री एंगल, इसके बाद 1 डिग्री एंगल। इस तरह से आपको चेक करना है। इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि कोई फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो जैसा है, यानी कोई भी प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा हुआ है। सो इसकी बात होती है कैंसिल। संरचना एक रिंग की तरह है कि नहीं, इसके अंदर आप गोला बना सकते हो। तो जब संरचना रिंग की तरह है तो आपको कौन सा वर्ड यूज करना है, साइक्लो। तो यहां पे लिखेंगे साइक्लो। इसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। अब देखिए प्रोप लिख दिया आपने। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंध है, सिंगल बॉन्ड। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है। तो एन लिखेंगे। अगर मैं साथ में जोड़ के लिखूं तो साइक्लोप्रोपेन इसका नामकरण हो जाएगा। संरचना कितनी बेहतर है देखते जाइए। इस तरह से इसमें भी देखेंगे संरचना बंद होती हुई दिखाई दे रही है, रिंग की तरह। यस, इसका नामकरण करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रतिस्थापी देखते हैं। प्रतिस्थापी तो कोई जुड़ा नहीं है। चलिए प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा है तो अब देखते हैं कि संरचना रिंग की तरह है या नहीं, यानी 2 डिग्री पूर्व लग्न। संरचना अगर रिंग की तरह है तो आपको साइक्लो वर्ड यूज करना है। यस, संरचना रिंग की तरह है इसलिए आपको साइक्लो वर्ड यूज करना है। साइक्लो वर्ड आपने यूज कर लिया। इसके बाद आपको ये देखना है मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, कुल कितने कार्बन यहाँ पे 1 2 3 4। किसी भी तरफ से आप नामांकन कर सकते हैं। 4 कार्बन है तो 4 के लिए आप क्या यूज करते हैं, ब्यूट। क्या यूज करते हैं, ब्यूट। इसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में बंध कैसा है, सिंगल। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो आपने एन जोड़ दिया, ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। अब अगला नामकरण करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH2। देखिए यहाँ पे हमको सबसे पहली चीज ये देखने लायक है कि यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी जुड़ा है। आपका आंसर होगा नो। इसके बाद संरचना एक सीधी रेखा में या रिंग की तरह। संरचना एक सीधी रेखा में है और जब सीधी रेखा की तरह हो तो आपको साइक्लो वर्ड यूज नहीं करना है। मुख्य कार्बन श्रृंखला को चेक करना है। मुख्य कार्बन श्रृंखला में 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट। इसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में देखिए आपको हर जगह डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। एक जगह आपको डबल बॉन्ड मिल गया तो उसी को पकड़ के रखना है, बाकी आपको सारी चीजें सिंगल बॉन्ड में छोड़ देनी है। तो आपके पास देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आपको मिल रहा है, ब्यूट धन इन, और इन दोनों को जोड़ेंगे अगर तो बन जाएगा ब्यूटीन। अब देखते हैं यहां से, इसके बारे में कुछ और चीजें बताऊंगा तो आपको अगले वीडियो में समझने में आएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 7वां एग्जांपल हमारे पास है CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3। इस कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बंध बनाए हैं, एक बंध इस कार्बन के साथ, तो 4 इसके पूरे हैं। इस कार्बन के बंध चेक कीजिए, इस कार्बन का एक बंध इधर, 3 इधर, 4। इस कार्बन के एक बंध हाइड्रोजन के साथ, 3 बंध इस कार्बन के साथ। अब देखिए इसका नामकरण करते हैं। जब नामकरण करेंगे तो किस तरह से नामकरण करेंगे, आपको सबसे पहले प्रतिस्थापी देखना है, फिर पूर्व लग्न सेकंड 2 डिग्री पूर्व लग्न देखना है, यानी रिंग के समान संरचना है या नहीं ये चेक करना है, मुख्य कार्बन श्रृंखला देखनी है। तो इस वाले में ना तो कोई प्रतिस्थापी है ना ही पूर्व लग्न है, 2 डिग्री पूर्व लग्न। इसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए आप लिखते हो प्रोप, 3 कार्बन के लिए आप लिखते हो प्रोप। इसके बाद ये देखना है आपको कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंध है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज क्या करना है, आइन, प्रोप धन आइन। इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो बोलेंगे प्रोपाइन। कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि मैं नंबरिंग क्यों नहीं करा रहा हूं। आपको अगले वाले वीडियो में सारी चीजें कॉन्सेप्ट वाइज समझ आएंगी। वीडियो के कंटेंट को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि वो आपके दिमाग में बहुत ही बेहतर ढंग से और जल्दी से आसानी से प्रवेश कर सके। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, चिंता मांग दो। नेक्स्ट ये देखिए, इसकी ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, कोई भी प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा हुआ है, कोई भी रिंग नहीं बन रही है। इन दोनों को किनारे कर देते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला में 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए लिखते हैं आप ब्यूट। क्या लिखते हैं, ब्यूट। अब देखिए यहाँ पे अगर आप नंबरिंग करते हैं, देखिए होता क्या है, नंबरिंग करने का तरीका आपका इस हिसाब का होना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आता है और आपके घर में बहुत सारी चेयर लगी हुई हैं, इस तरह की चेयर लगी हुई हैं और गेट इधर से भी है और गेट इधर से भी है। मेहमान कहीं से भी आके बैठ जाए,
मेहमान मान लीजिए इधर की कुर्सी में बैठता है, तो आपको उसको प्राथमिकता देते हुए पहली सीट में बिठाना है या इस तरह से नंबरिंग करना है। सीटों का क्रम से नंबरिंग करनी है, आपको सीटों की क्रम से नंबरिंग करनी है, पर कोशिश ये करना है कि उसको शुरुआती सीट मिले। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं तो मेहमान मेरा तीसरे नंबर की सीट पर बैठा है, अगर इधर से नंबरिंग करूं तो मेहमान मेरा 5वें नंबर की सीट पर बैठा है। मुझे शुरुआती सीट देनी है उसे, तो मैं इधर से नंबरिंग करना बेहतर समझूंगा। बस इसी तरह से आपको देखना है। अगर कोई पूर्व लग्न जुड़ा हुआ है, कोई बंध बना हुआ है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो इस तरह से आपको देखना है, इस तरह से नंबरिंग करनी है कि आपको उस बंध को प्राथमिकता देनी है। अगर कोई क्रियात्मक समूह है तो फिर क्रियात्मक समूह को प्राथमिकता देनी है। हाँ, आपके दिमाग में ये चीज जरूर होनी चाहिए कि आपको प्राथमिकता देनी। प्राथमिकता देने का क्रम कैसा होगा? पहले फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद डबल बॉन्ड, इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, इसके बाद आपका प्रतिस्थापी होगा। तो अगर फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह, तो सबसे पहले नंबरिंग उधर से करनी है कि इसको पहले दूसरी तीसरी सीट मिलनी चाहिए। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है और प्रतिस्थापी भी उपस्थित है, इस केस में इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, मतलब इसको पहली सीट मिले, दूसरी सीट मिले, तीसरी सीट मिले। अगर ट्रिपल बॉन्ड और प्रतिस्थापी है तो प्राथमिकता इसको मिलेगी, और सिर्फ प्रतिस्थापी है तो फिर तो सारी चीजें इसके पक्की है। यहां पे देखते हैं हमारे पास ना तो कोई प्रतिस्थापी है और ना ही कोई क्रियात्मक समूह, हमारे पास सिर्फ ये ट्रिपल बॉन्ड। तो इसकी नंबरिंग अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3 4, तो इधर से भी दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा है, इधर से नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4, तो इधर से भी ये दूसरे नंबर के कार्बन के साथ ही बन रहा है। तो नंबरिंग किधर से भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे इस केस में। तो अब इसका नामकरण करते हैं। प्रतिस्थापी नहीं है, साइक्लो नहीं है, रिंग नहीं बन रही है। मुख्य कार्बन कितने हैं? 4, तो 4 के लिए लिखते हैं ब्यूट। कितने नंबर के कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है? दूसरे नंबर के कार्बन के साथ, दूसरे नंबर के कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड को हम बोलते हैं आयन। ये जो लिखा हुआ है अपने आप में बता रहा है। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, दूसरे नंबर के कार्बन के साथ आयन मतलब ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, चाहे आप इधर से गिने और चाहे आप इधर से गिने। हाँ, आपके दिमाग में ये चीज जरूर होनी चाहिए कि आपको प्राथमिकता देनी। प्राथमिकता देने का क्रम कैसा होगा? पहले फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद डबल बॉन्ड, इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, इसके बाद आपका प्रतिस्थापी होगा। तो अगर फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह, तो सबसे पहले नंबरिंग उधर से करनी है कि इसको पहले दूसरी तीसरी सीट मिलनी चाहिए। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है और प्रतिस्थापी भी उपस्थित है, इस केस में इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, मतलब इसको पहली सीट मिले, दूसरी सीट मिले, तीसरी सीट मिले। अगर ट्रिपल बॉन्ड और प्रतिस्थापी है तो प्राथमिकता इसको मिलेगी, और सिर्फ प्रतिस्थापी है तो फिर तो सारी चीजें इसके पक्की है। तो आगे इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला वीडियो थोड़ी से समझ के पढ़िएगा, बहुत सारी चीजें भी हैं आपके सीखने के लिए। उम्मीद करता हूं कि बहुत कुछ तो समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ते जाएंगे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, और आपको इसमें एक बेहतर पकड़ मिल पाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब our channel to support us.